हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मीनाक्षी सिसोदिया। आज की क्लास में हम बात करेंगे अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र का विभाजन कितने भागों में किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया? दो भागों में। नंबर एक है सामाजिक स्थिति विज्ञान, सामाजिक स्थिति विज्ञान। दूसरा है सामाजिक गति विज्ञान। इसको बोलते हैं सोशल स्टैटिक्स। ये है सोशल डायनामिक्स। सामाजिक स्थिति विज्ञान जो है वो समाज की संरचना से संबंधित है। किससे? संरचना से संबंधित होता है। और सामाजिक गति विज्ञान जो है वो प्रगति एवं विकास से संबंधित होता है। प्रगति एवं विकास से। हम जो अपनी शुरुआत करेंगे वो करेंगे सामाजिक स्थिति विज्ञान से। सामाजिक स्थिति विज्ञान समाज की या समाजशास्त्र की एक ऐसी शाखा है जो एक संपूर्ण समाज का पूर्ण विभाग के रूप में अध्ययन करता है। ये कहते हैं कि समाज का अलग अलग अध्ययन ना करके एक समग्र रूप में अध्ययन करना सामाजिक स्थिति विज्ञान कहलाता है। जैसे हम देखेंगे समाज की विभिन्न संस्कृतियाँ होती हैं, प्रथाएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं समाज में। हम देखते हैं धार्मिक संस्थाएं होती हैं, प्रथाएं हो गई, मौलिक कर्तव्य हो गए, हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं समाज की। व्यक्ति हो गए, स्कूल नामक संस्था हो गई, ये सब चीज़ें जो हमारे समाज में होती हैं। तो इनका हम अलग अलग अध्ययन ना करके बल्कि एक पूर्ण रूप में अध्ययन करना, ये किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक स्थिति विज्ञान के अंतर्गत आता है। ये कहते हैं कि जो इसका संबंध है वो सामाजिक सावयव के एकमत्य से है। सामाजिक सावयव, उसका मतलब है जीव। ये जीव के लिए शब्द यूज़ किया है। और एकमत्य एक शब्द यूज़ किया है। ये शब्द यूज़ हुआ है एकता शब्द के लिए, यूनिटी के लिए। ये कहते हैं कि जो जीव है, यदि समाज में उनमें एकता पाई जाएगी तो समाज में स्थिरता तो अपने आप ही स्थापित हो जाएगी। इन्होंने आगे बताया कि जो सामाजिक स्थिति विज्ञान है वो समाज में क्रिया प्रतिक्रिया के नियमों को खोजने का प्रयास करता है। अब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है? आपने देखा होगा, साइंस में पढ़ा भी होगा। तो जो न्यूटन का तृतीय नियम है वो ये कहता है कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति बंदूक से गोली छोड़ता है तो आगे की तरफ गोली जाएगी। अब प्रतिक्रिया के रूप में हम देखते हैं, जब हमने बंदूक छोड़ी, बंदूक की गोली तो आगे गई लेकिन पीछे की तरफ भी झटका लगता है, यानी कि उसकी क्रिया हमने की और प्रतिक्रिया के रूप में बंदूक ने पीछे की तरफ झटका मारा। ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। या हम बात करें, जैसे मान लीजिए समाज में हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है या बुरा कार्य करता है तो हम उसके जो कार्य हैं उनके प्रतिक्रिया के रूप में भी कुछ ना कुछ अवश्य देखने को मिलता है। अब ये समाज में ये चाहते थे अगस्त कॉम्ट कि समाज में जो है वो एकता बनी रहे और जो क्रियाएं हों वो ऐसी क्रियाएं हों जो सही रूप में हों और उनके प्रति प्रतिक्रिया तो अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। ये इनका सिद्धांत है। अब नेक्स्ट बात आती है इनके उद्देश्य की। ये कहते हैं कि सामाजिक स्थिति विज्ञान का उद्देश्य जो है वो समाज में, नंबर एक, समाज में सावयव
में एकमत्य को स्थापित करना है। एकमत्य को स्थापित करना, नेक्स्ट है समाज में स्थिरता की दशाओं को ढूंढ लाना। ये कहते हैं कि समाज में साव्यव में जो एकमत्यता है उसको स्थापित करना और समाज में स्थिरता की दिशाओं को ढूंढ लाना इनका परम उद्देश्य है। क्यों है ऐसा? क्योंकि देखिए, समाज में जब एकता स्थापित होगी तो समाज के लोग संगठित होकर व्यवहार करेंगे और एक समाज जो है एक अच्छे तरीके से फलेगा फूलेगा और इसमें क्रमिक विकास भी निरंतर होते रहेंगे। अब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि जो सामाजिक स्थिति विज्ञान है समाज में मौलिक सिद्धांतों को खोजने का प्रयत्न करता है। मौलिक सिद्धांत ये कहते हैं कि जब समाज में मौलिक सिद्धांत होंगे तो हम व्यक्तियों के जीवन को संगठित कर पाएंगे। और देखिए, संगठित जब होगा जीवन मनुष्यों का तो उससे क्या होगा, जो हमारा जीवन स्तर है वो उच्च होगा, बौद्धिक, भौतिक और चारित्रिक रूप से हम उच्च हो जाएंगे। लेकिन इसके अपोजिट हम एक बात देखें तो ये कहा जाता है कि जब अराजकता या अव्यवस्था की स्थिति होती है समाज में, अराजकता या अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तो दो वर्ग हमारे सामने आते हैं। मान लीजिए, एक वर्ग है पूंजीपति वर्ग, दूसरा है मजदूर वर्ग या हम कह सकते हैं श्रमिक वर्ग। ये सबल वर्ग भी कह सकते हैं हम इसको, ये निर्बल देखिए, इनमें जो स्थिति बनती है वो ये बनती है कि जो पूंजीपति वर्ग है वो कोशिश यही करता है कि मैं मजदूर से कार्य करा लूं और उसका जो मेहनताना है वो उस मेहनताने से उसको कम पैसे में करा लूं। लेकिन ये जो स्थिति है उसने जो भी क्रिया की है ये कहीं ना कहीं गलत है। तो तभी मजदूर या निर्बल वर्ग जो है वो भी उन्मुख हो जाता है और कोशिश करता है एक प्रतिक्रिया के रूप में ऐसा कार्य करने का जो उसे नहीं करना चाहिए। वो क्या करता है कि अपने कार्य की चोरी करने लगता है या फिर कोशिश करेगा कि उसके कार्य को बिगाड़ दे। अब ये जो स्थिति है वो कब उत्पन्न होती है? जब बौद्धिक अराजकता होती है या किसी भी मनुष्य की बौद्धिक रूप से भ्रष्ट होने लगता है। अब ये चीज़ें क्यों होती हैं समाज में? क्योंकि हम देखते हैं जो भी समाज के लोग हैं वो ऐसी स्थिति तब उत्पन्न करते हैं जब उन्हें मौलिक सिद्धांतों की समझ नहीं होती। तो अगस्त कॉम्ट यही कहते हैं कि जो समाज के लोग हैं उनको मौलिक सिद्धांतों से परिचित कराए जिससे जीवन जो है इनका वो संगठित हो जाए और उस जीवन में स्थिरता की भावना आ सके। अगस्त कॉम्ट कैथोलिक धर्म में धार्मिक एकता को देखते हैं और बताते हैं कि उस धर्म में बहुत ज़्यादा एकता थी। अब एकता क्यों थी? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं उस समाज में सामाजिक नियंत्रण बहुत मजबूत था। उन्हें पता था कि हम कोई भी या किसी भी धार्मिक कार्य को हम नहीं करेंगे तो एक तरीके से परमात्मा है हमारा या जिस भी धर्म को या हम मान रहे हैं उस धर्म का जो मुखिया है वो नाराज हो जाएगा या ईश्वर नाराज हो जाएंगे। मतलब एक डर की भावना होती है और समाज का नियंत्रण भी होता है कि समाज के लोग उसे कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि ये अनुचित व्यवहार कर रहा है या इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो उस निंदा से बचने के लिए कोशिश करता है कि मैं उस धार्मिक कार्य को करूँ जो इस कैथोलिक धर्म में बताया गया है। इन्होंने कैथोलिक धर्म में बताया कि जो विज्ञान है, कला है, उद्योग है, संगीत की बात की है, इसको एक महान धार्मिक व्यवस्था के रूप में स्थापित किया। ये कहते हैं अगस्त कॉम्ट कि कोई भी धर्म है उस धर्म में
एक ऐसे शक्तिशाली तत्व होते हैं जो समाज को एकता में बांधे रखते हैं और समाज पर नियंत्रण भी बनाए रखते हैं। कॉम्टे का विश्वास है कि जो एकमत्य का सिद्धांत है वो एक जैसा रहता है, चाहे स्थिति धार्मिक हो, तात्विक हो या फिर प्रत्यक्षवादी क्यों ना हो। अब हम जैसा कि बताया था मैंने पहले कि जो हमारा सामाजिक स्थिति विज्ञान है वो संरचना से संबंधित है और सामाजिक गति विज्ञान जो है हमारा प्रगति एवं विकास से संबंधित है। तो हम नेक्स्ट अपना सामाजिक गति विज्ञान की चर्चा करते हैं। सामाजिक गति विज्ञान सोशल डायनेमिक्स। सामाजिक गति विज्ञान समाज के अंगों की क्रियाशीलता से संबंधित है, जो प्रकार्य कहलाते हैं। अब यहाँ बात आती है कि प्रकार्य क्या है। वह क्रिया प्रकार्य कहलाती है जो एक व्यवस्थित तरीके से की जाए। जैसे मान लीजिए एक फैन है, हम सबके घर में एक फ़ैन होता है। अब फ़ैन मान लीजिए हम इसको चलाते हैं तो वो क्लॉकवाइज चलता है। हम सूर्य को देखते हैं तो सूर्य भी कौन सी दिशा में निकलता है? पूर्व दिशा में। इन सब का जो क्रम है वो एक व्यवस्थित रूप में है। हम देखें जो ऋतु हैं उनमें भी परिवर्तन होना ये भी एक व्यवस्थित तरीके से होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो एक व्यवस्था के तहत होती हैं। उसी प्रकार समाज में भी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं जो एक क्रमिक रूप से होती हैं। इनका कहना है समाज की किसी भी संरचना का अस्तित्व बिना प्रकार्य के संभव नहीं है। उसी प्रकार सामाजिक स्थिति विज्ञान का जो संबंध है वो सामाजिक गति विज्ञान के बिना संभव नहीं है। जैसा हमने बताया कि ये संरचना से संबंधित है और ये प्रकार्य से संबंधित है। ये कहते हैं कि जो मनुष्यों की आवश्यकताएं हैं या मनुष्यों की जो विकास की या प्रगति की दर है वो इससे संबंधित होती है। ये कहते हैं आगे कि जो इनका मूलभूत सिद्धांत है, इनका मूल सिद्धांत है वो ये है कि जो प्रेजेंट में चीज़ें हैं, वर्तमान में जो भी चीज़ें हैं वो कब का परिणाम है? पास्ट की चीज़ों का, यानी कि पूर्व में जो चीज़ें हुई हैं वो उन्हीं का परिणाम है। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा? एग्जाम्पल हम देखें तो मान लीजिए जैसे हमने अभी मज़दूर वर्ग की बात की है, तो मज़दूर वर्ग, कोई मज़दूर आज क्यों बना? क्योंकि उसने शिक्षा नहीं ली होगी या फिर उसके पास में ऐसे सोर्सेज नहीं होंगे जिससे वो कुछ बड़ा कर सके। यानी उसकी जो आज की स्थिति है वो पूर्व में हुई स्थिति का ही परिणाम है। इनका जो उद्देश्य है सामाजिक गति विज्ञान का वो ये है, सामाजिक गति विज्ञान का जो उद्देश्य है वो ये है कि समाज में क्रमिक विकास हो, प्रगति हो और निरंतर परिवर्तन हो, और इन परिवर्तनों से समाज जो है वो प्रगति की तरफ बढ़े और समाज को एक उचित दिशा मिल सके। इन्होंने समाज की जो संरचना और प्रगति की बात की, वो दोनों को मिलाकर एक समाज एक संगठित होता है और समाज में एक व्यवस्था अच्छे तरीके से कायम हो पाती है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। द लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। इसे हम चिंतन की 3 अवस्थाएं भी कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं त्रिस्तरीय सिद्धांत। त्रिस्तरीय सिद्धांत ये किसने दिया?
अगस्त कॉम्ट ने। अगस्त कॉम्ट ने ये सिद्धांत दिया। अगस्त कॉम्ट चाहते थे कि मैं एक सामाजिक विज्ञान की स्थापना करूं और ऐसे विज्ञान की स्थापना करूं जो संपूर्ण समाज का अध्ययन करता हो। हमने अपनी पिछली क्लासों में देखा है कि प्रत्यक्षवाद क्या है या प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें हमने जानी, जिससे कि इनका उद्देश्य भी पूरा होता है। लेकिन हमने सभी चीज़ें तो जान ली, हमने एक चीज़ को अभी नहीं जाना, वो है कि जो मानव समाज था पहले का, वो किन किन बौद्धिक स्तरों से गुजरा, या उसका जो बौद्धिक स्तर था या चिंतन की अवस्थाएं थीं वो किन किन स्तरों से होकर गुजरी। तो चलिए हम अब जानते हैं। इनका कहना है कि जो समाज था वो 3 स्तरों से होकर गुजरा। और देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि ये जो सिद्धांत है ये इन्होंने मात्र 22 साल की उम्र में दिया था। कितने? 22 वर्ष की उम्र में। और ये सिद्धांत दिया था 1822 में। कब दिया था? 1822 में। इन्होंने बताया कि जो समाज था उस वक्त का वो 3 स्तरों से होकर गुजरा। वो स्तर थे, नंबर 1 था धार्मिक स्तर, दूसरा था तात्विक स्तर, या इसको हम अमूर्त स्तर भी कह सकते हैं, अमूर्त स्तर। तीसरा है वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी स्तर। इन्होंने चिंतन की 3 अवस्थाओं को 3 भागों में विभाजित किया। नंबर 1 है धार्मिक स्तर, दूसरा है तात्विक स्तर या हम अमूर्त स्तर भी कह सकते हैं, और तीसरा है वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी स्तर। अब इन्होंने बताया कि जो धार्मिक स्तर था वो आदिम समाज से रिलेटेड था। उस समाज में जो मनुष्य था वो ये सोचता था कि जो भी चीज़ें हो रही हैं समाज में वो सब कुछ किसी के द्वारा संचालित हो रहा है। मान लीजिए बादल गरज रहा है, घटा हो रही है, या फिर पानी बरस रहा है, या फिर सूरज निकल रहा है, चंद्रमा निकलता है, तो ये सब चीज़ें किसी के द्वारा संचालित हो रही हैं। और वो चीज़ जो है वो कोई अलौकिक सत्ता है या कोई देवीय शक्ति है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में ये सोचता था। इन्होंने इस स्तर को 3 भागों में विभाजित किया, जो मैं आपको बताती हूँ। इसका विभाजन जो है वो 3 भागों में भी किया। नंबर 1 है प्रेतवाद। प्रेतवाद में इन्होंने बताया कि जो भी चेतन या अचेतन चीज़ें हैं उनमें कोई एक ऐसी जीवात्मा है या कोई जीवन है जो हमें चला रहा है। ये कहते हैं कि बादलों का गरजना है या बिजली कड़क रही है, ये सब भी चीज़ें कोई संचालित कर रहा है, कोई ऐसी पावर है जो सब चीज़ों को चलाती है। या कोई भी चीज़ है, मान लीजिए वो टूट जाती है, खंडित हो जाती है किसी भी तरीके से, वो नष्ट हो जाती है, तो ये लोग सोचते थे कि उसके अंदर जो है प्रेतात्मा का वास हो जाता है। अब इन चीज़ों से इन्होंने डरना शुरू कर दिया। जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ समाज में होती है कि हर चीज़ में हमें भूत दिखाई देने लगते हैं या प्रेतों का वास दिखाई देने लगता है, या हम सोचते हैं कि कोई अलौकिक शक्ति है जो हर चीज़ में समाई हुई है, तो हम कोशिश करते हैं कि उससे अब बहुत दूर भागा जाए। इन्होंने कोशिश किया कि इन चीज़ों से हम दूर जाएं, तो जाएं कैसे? तो इन्होंने एक नई चीज़ लेकर आई है कि क्यों ना हम इसको वर्गों में विभाजित कर दें, और एक नया जो स्तर है वो निकल के आया, वो था बहुदेववाद। क्या निकल के आया? बहुदेववाद। ये जो स्तर था इसमें कहा गया कि जो सब चीज़ें हो रही हैं आसपास हमारे, वर्गों में विभाजित होकर हो रही हैं। यानी जो देवी देवता हैं वो कई टाइप के हैं। जैसे पीपल का पेड़ है तो उसके पास में कई सारे देवी देवता रहते हैं,
या तालाब की बात करते हैं तो तालाब के पास में कई सारे देवताओं को इन्होंने सोच लिया कि यहाँ भी कई सारे देवी देवता रहते हैं। यानी इन्होंने क्या किया, उन देवी देवताओं का या अलौकिक शक्तियाँ जो थी उनको विभाजित कर दिया। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि जो ये अलौकिक शक्तियाँ हैं वो एक जैसी हैं, लेकिन उनकी क्रियाएं जो हैं वो कैसे संचालित हो रही हैं। अब संचालन के पीछे भी यानी कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो ये संचालित हो रही हैं, और संचालित होने का एक तरीका अलग अलग है, लेकिन इनमें एक जैसी कुछ ना कुछ बात ज़रूर है हर किसी में। जिस भी देवता को ये मानते थे उनमें एक ना एक सिमिलैरिटी ज़रूर है सभी में। तो इनका एक नया विचार उत्पन्न हुआ कि ज़रूर कुछ ऐसा है जो इन सबको संचालित करता है, यानी कि कोई ऐसी सुप्रीम पावर है जो इन सबको अपने वश में रखती है और अपने द्वारा कार्य को कराती है। तो एक नया स्तर निकल के आया, एकेश्वरवाद। क्या निकल के आया? एकेश्वरवाद। नेक्स्ट निकल के आया एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद एक ऐसा स्तर था जहां इन्होंने ये सोचा कि देवी देवता तो हैं सब अलग अलग, लेकिन एक ऐसी सुप्रीम पावर भी है जो इन सबको संचालित करती है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इन देवी देवताओं को तो एक साइड में हम पूजनीय माने, और ये जो एक ईश्वर की बात है हम उसको सुप्रीम पावर के रूप में पूजना शुरू कर दें। तो इन्होंने ये चीज़ शुरू की, और जो इन मस्तिष्क था वो धीरे धीरे विकसित होता गया, और इन्होंने सोचा कि हम कई सारे देवी देवताओं को धीरे धीरे मानना कम करें और एक ही ईश्वर की प्रार्थना को शुरू करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 2, तात्विक या अमूर्त स्तर की। तात्विक या अमूर्त स्तर ऐसा स्तर है जहाँ पर इन अलौकिक शक्तियों से थोड़ा सा हम चेंज हुए। जो समाज है वो धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा और सोचने लगा कि कुछ ना कुछ ऐसी अमूर्त शक्तियाँ हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, मूर्त रूप में हमारे सामने नहीं होती हैं, जो समाज को संचालित करती हैं। अब मान लीजिए हम क्वेश्चन करने लगे कि परमात्मा है तो वो कैसा है, या फिर परमात्मा कैसे चीज़ों को करता है, क्यों और कैसे के प्रश्न उठने लगे। और सवाल ये भी उठने लगे कि परमात्मा यदि देखिए अपने बच्चों को दुखी देखता है तो वो इतना निर्दयी कैसे है कि वो दुखी देख पा रहा है अपने बच्चों को। तो इस तरह के जो प्रश्न थे वो उठने लगे, और एक नया स्तर हमारे सामने आया, अमूर्त स्तर। यानी यहाँ पर थोड़ा सा हमारी जो समझ थी वो विकसित होने लगी धीरे धीरे, और हम सोचने लगे ईश्वरीय सत्ता क्या वो चीज़ों को संचालित करती है या सभी चीज़ें उसके द्वारा संचालित होती हैं। तो ये सब चीज़ें इस स्तर पर होने लगी। नंबर 3 है वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी स्तर। ये जो स्तर है ये आप जैसा कि नाम से जान पा रहे हैं कि वैज्ञानिकता को प्राथमिकता देता है, या जिन चीज़ों को हम प्रत्यक्ष रूप में देख पाते हैं उन चीज़ों की बात करता है। इस स्तर में ये सोचा जाने लगा कि जो भी चीज़ें हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही हैं या जिनको हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं वो चीज़ें ही सच हैं या वास्तविक हैं वही चीज़ें। साइंस भी ये कहता है इस स्तर पर कि जो मनुष्य है, मान लीजिए कोई कार्य करता है तो उस कार्य के करने का रिजल्ट हमें तभी दिखने लगता है, या हम किसी भी चीज़ को मान रहे हैं, जान रहे हैं, तो वो हम साइंस के आधार पर मानना शुरू कर दिए इस स्तर पर, और कोशिश करने लगे कि जो अवलोकन है जो हमें दिखाई दे रहा है उन चीज़ों के आधार पर हम इस स्तर पर पहुंच गए थे। और ये स्तर जो है पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हो गया, और हम किसी भी चीज़ को अलौकिक सत्ता या ईश्वरीय सत्ता या इन चीज़ों में ना पढ़कर हम मानने लगे कि ये वैज्ञानिक के आधार पर ये चीज़ें होती हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ की, और देखिए मैं उनको बताऊंगी, समझाऊंगी आपको कि कहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, और जो पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मैं उनको भी लेकर आऊँगी आपके सामने। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।